आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स की लव स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कहानी शुरू होती है एक स्टाइलिश फ्लावर से, जिसका काम है सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, बल्कि एक फुल टाइम मैच मेकर बनना। इस फ्लावर के पास 4 सॉलिड टीम मेंबर्स होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पेल। अब जब फ्लावर फुल्ली रेडी होता है, एंट्री होती है पॉलिनेशन की, मतलब एकदम फिल्मी तरीके से पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा तक पहुंचता है, कभी हवा के जरिए, कभी इंसेक्ट के बाइट पे लिफ्ट लेके। फिर होती है एक इमोशनल मोमेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब बनाता है एक लव टनल, सीधा ओव्यूल तक जाता है और पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं मैं आ गया, और जब दोनों मिल जाते हैं देन बूम, जाइगोट बन जाता है। और फिर जैसे हर प्यार का फल होता है, हमें भी यहाँ पे क्या मिलता है? फ्रूट। तो प्लांट्स भी प्यार करते हैं, बस थोड़ा बोटानिकल स्टाइल में करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, उसके लिए पहले आई एम सो सॉरी। तो आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर, पार्ट बाई पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बाकी क्लासेस के लिए भी यहाँ पे कंटेंट आते रहेंगे अब कंटिन्यू। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 हमारा कल आ जाएगा। तो पार्ट 1 को पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट डाउन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा पुष्प की संरचना, ठीक है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लावर का। तो फ्लावर को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या हमें सबसे बाहर की तरफ जो दिखता है क्या होता है? ये होता है बाह्य दल, ठीक है। ये जो हमें दिख रहा है दैट इज सेपल। उसके बाद हमें दिखता है क्या? पेटल्स, ठीक है। तो ये जो बाह्य दल होता है, ये जो ग्रीन पार्ट रहता है, जैसे कि रोज़ होता है, ठीक है। तो रोज़ में जो ग्रीन वाला पार्ट नीचे की तरफ जो स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है, वो हमारा क्या हो जाता है? बाह्य दल हो जाता है। उसके बाद जो रेड रोज़ है, तो उसका जो पेटल्स, मतलब कि जो रेड कलर का जो पंखुड़ी होता है, ठीक है, वो हो जाएगा पंखुड़ी हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रोजेस को बैठ के क्या करते हैं कि रोज़ का पत्ता तोड़ेंगे, और फिर हम लोग क्या कहते हैं? येस नो करेंगे। फिर लास्ट जब बच जाएगा, लास्ट में सारा पेटल्स जब निकल गया उसमें से, तो वहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो नीचे जो पार्ट बचता है हमारे हाथ में, उसमें कुछ येलो दिखता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे रोज़ था हमारा, उसके जब हम लोग लास्ट में पहुंच जाएंगे, सारा पेटल्स हट गया, येस नो कर लिए, कुछ नहीं आया, नो आ गया। अब यहाँ पे येलो कुछ छोटा डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। प्लीज़ आप लोग कहीं से भी रोज़ लेके चेकआउट कीजिएगा, ये जो रेड येलो जो डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? एंड्रोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट रहेगा उसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग ये तो चाइना रोज़ के बारे में देख रहे हैं, तो चाइना इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये जो हमारा दिख रहा है ये सारा, ठीक है, ये एंड्रोशियम है। और नेक्स्ट ये जो हमारा ये जो बीच में दिख रहा है ये पूरा, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज़ गाइनोशियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पुमंग, और ये हो जाएगा हमारा क्या? जायांग। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में जल्दी से। सबसे पहला, आवृत बीजी पौधे का वविष्ठ लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है, ठीक है। एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। तो जो भी हमारे पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? पहले पुष्प आते हैं, मतलब कि अगर वो पौधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें पहले फूल आएगा, तभी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो पुष्प रहता है उसमें 4 चक्र, 4 वल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है? बाह्य दल पुंज, दैट इज़ व्हाट? कैलिक्स। उसके बाद होता है दल पुंज, जो कि है कोरोला, या फिर इसको हम लोग और भी क्या कह सकते हैं? इसको सेपल कहते हैं और इसको पेटल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पुमंग, ठीक है, या फिर इसको एंड्रोशियम। ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है एंड्रोशियम या फिर पुमंग, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है जायांग या फिर गाइनोशियम। ये देखिए डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा एंड्रोशियम है, ठीक है। ये जितना भी दिख रहा है ये सब एंड्रोशियम है, और सिर्फ एक ही जो है ये वाला सेंटर में, ये हमारा क्या है? गाइनोशियम है।
तो जो बाह्य दलपुंज या फिर जो दलपुंज होता है, ठीक है, ये दोनों जो होता है ये सहायक चक्र कहलाते हैं, ठीक है, ये सहायक होते हैं, लेकिन ये जो दोनों होता है, ठीक है, पुमंग और जायंग जो रहता है ये हमारा बहुत ही आवश्यक चक्र कहलाता है। अगर किसी फ्लावर के पास ये दोनों चीज़ ना हो तब भी वो काम चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो होता है यही इम्पोर्टेंट होता है और ये क्या कराता है, रिप्रोडक्शन कराता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते, ये बहुत ज़्यादा क्या कराते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, आवश्यक चक्र कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, सहायक चक्र कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कैलिक्स, जो कि हमारा बाह्य दलपुंज, ये क्या कराता है, ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है, सबसे पहला चक्र है। हम लोग रोज़ लेंगे, स्टेम है, स्टेम ये हमारा रोज़ तो मुझसे अच्छा बनेगा नहीं, चलिए ये सबसे पहले ये कुछ क्या रहता है, ग्रीन टाइप का ऐसा रहता है पाँच, उसके ऊपर ऐसे रोज़ रहता है, ये हमारा रोज़ बन जाएगा जो भी, ठीक है, ये रोज़ रहता है तो इसमें सेपल्स रहेगा, ठीक है, सॉरी पेटल्स रहेगा। तो ये जो है सबसे पहले तो यही आ रहा है, सबसे पहले यही दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है, प्रथम चक्र होता है, जो कि अधिकांश हरे रंग का होता है। जनरली क्या रहता है, ये हरे रंग का ही रहता है, लेकिन किसी किसी में क्या रहता है, दूसरे कलर का भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम में क्या रहता है, हरे रंग का रहता है। बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों सेपल से मिलकर बना होता है। अब जब ये बहुत, अब ऑब्वियस सी बात है कि अब एक ही तो नहीं ना रहता है, उसमें 5, किसी में 7 ऐसे रहेगा, बहुत सारा रहेगा, बहुत सारे से मिलके बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। नेक्स्ट इज दलपुंज। तो दलपुंज जो रहता है ये पुष्प का दूसरा चक्र है, जो कि अनेक दलों या फिर बहुत सारे पेटल्स, बहुत, अब रोजेज में बहुत सारा पेटल्स होता है कि नहीं, सूरजमुखी का फूल हो गया, गेंदा का फूल जो ऑरेंज वाला है वो बहुत सारा उसमें पेटल्स है, तो उससे सबसे मिलके बनता है। जब देखिए जब एक रहेगा, ठीक है, जब एक पेटल है उसको हम लोग पेटल कहते हैं, और जब पूरे फ्लावर का बहुत सारा पेटल्स हो गया तो उसको हम लोग साथ में क्या कहते हैं, कोरोला। वैसे ही जब एक ही सेपल है उसको हम लोग सेपल कहेंगे, जब बहुत सारा मिल गया सेपल्स तो उसको हम लोग ज्वाइंटली क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। अब इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, परागन में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है। तो जो हम लोग जो दलपुंज देखते हैं पौधों में, फ्लावर्स में, तो दलपुंज क्या होता है, जनरली बहुत ब्राइट कलर का होता है, बहुत क्या बोलते हैं, ऑरेंज कलर का होगा, या फिर आपका रेड कलर का होगा, येलो कलर का होगा। क्यों, ताकि दूर से दिखाई दे। और जो परागन, आगे चल के हम लोग देखते हैं पौधों में क्या होता है, परागन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल और फीमेल का जो आपका पॉलन ग्रेन्स होता है, ठीक है, वो जाता है दूसरे प्लांट के पास, फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो ये अगर, तो इसके लिए या तो वो हवा से, हम लोग आगे पढ़ेंगे, हवा से हो सकता है, या फिर आपका पानी से हो सकता है, या फिर किसी कीट की वजह से हो सकता है। तो अगर किसी को भी अच्छा लगेगा, अगर मुझे दूर से अच्छा लग रहा है फ्लावर, तभी ना मैं उसके पास जाऊंगी। अब एकदम ख़राब से कोई फ्लावर होगा तो कोई क्यों ही जाएगा उसके पास, कोई आकर्षित नहीं होगा। तो कीटों को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो पुमंग, नेक्स्ट इज पुमंग या फिर एंड्रोशियम। पुमंग जो रहता है ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। क्या होता है, तीसरा चक्र है। सबसे पहले बाहर में आ गया हमारा बाह्य दल, उसके बाद आ गया हमारा क्या, पेटल्स आ गया, ठीक है, दलपुंज आ गया। अब उसके बाद दलपुंज के अंदर छिपा हुआ रहता है क्या, पुमंग या फिर एंड्रोशियम, ये तीसरा चक्र है। और ये क्या होता है, एक या एक से अधिक पुंकेसर स्टेमन से मिलकर बना होता है। हो सकता है कि फ्लावर में कोई एक ही हो, ठीक है, या फिर बहुत सारा हो। तो पुमंग जो रहता है ये पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है, नर भाग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, नर भाग होता है। एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। अब जो पुंकेसर है, पुंकेसर क्या होता है, स्टेमन होता है। क्या होता है, स्टेमन होता है। डायग्राम होगा, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे फ्लावर में क्या होता है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहेगा, पतला सा एक रहेगा, और फिर यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये जो एक पूरा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, या फिर पुंकेसर कहते हैं। अब ये जो पुंकेसर होता है इसमें एक नीचे ये जो लंबा सा जो प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ये जो ऊपर जो थोड़ा सा गोल जैसा पार्ट जो रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश, या फिर इसको एंथर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, ये बस इसको पौधों के फ्लावर के नीचे वाले भाग से क्या करके रखा है, जोड़ के रखा है। और ये जो परागकोश होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो परागकोश होता है इसी के अंदर, इसके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर ही क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स बनता है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
जायांग या फिर गाइनोशियम के बारे में। तो ये जो गाइनोशियम होता है ये पुष्प का चौथा और आखिरी चक्र है, चौथा और आखिरी चक्र है, और ये पुष्प का जो है मादा भाग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से या फिर कार्पेल से मिलकर बने होते हैं और इसका 3 भाग होता है। इसका क्या था? 2 भाग था मेल वाले का, और जो मादा वाला है उसका 3 भाग है। 3 भाग में क्या क्या आएगा? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय या फिर ओवरी। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो डायग्राम था हमारा, देखिए ये वाला दिख रहा है, वर्तिकाग्र, ये है हमारा स्टिग्मा, ये है वर्तिका, ये पतला सा ट्यूब के जैसा जो है ये वर्तिका है। ठीक है, स्टाइल हो गया, और ये जो थोड़ा सा उभड़ा हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाला हमारा फिलामेंट है, तंतु है, और ये परागकोश, ये वाला। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पुष्पी पौधों में, सॉरी यहाँ पे में है, लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आवृतबीजी पौधों में पुष्प उनका लैंगिक अंग होता है। ठीक है, तो आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं कि हम लोग 11th में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कि सीड बीज नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज होते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, उसमें पुष्प जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पुष्प से ही होता है। ठीक है, पुष्प जो रहता है उसमें ही फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर बीज बनेगा और फिर जाके फिर नया पौधा बनेगा। ठीक है, अब फ्लावर में क्या होता है, पुष्प में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर रहता है। ठीक है, स्टेमन रहता है, और जो मादा जननांग रहता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, वो हमारा क्या रहता है, स्त्री केसर रहता है। ठीक है, इस तरीके से उनका निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब जो पुंकेसर और जायांग रहता है उसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री, ठीक है, मियोसिस होता है। ठीक है, विभाजन होगा, उसको हम लोग तोड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इस विभाजन के फल स्वरूप क्या होगा, परागकण बनेगा। ठीक है, हमारा पॉलन ग्रेन्स बनेगा और महाबीजाणु बनेगा, मेगास्पोर्स बनेगा। ठीक है, परागकण और महाबीजाणु बनेगा, किस चीज़ से बनेगा, विभाजन से बनेगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा। उसके बाद जो परागकण के नर युग्मकोद भेद होते हैं, ठीक है, जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, ये साथ में होगा, जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, ठीक है, वो किससे बनेगा, परागकण से, और वहीं पे तुम आपका महाबीजाणु से मादा युग्म भेद, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। ठीक है, अब जो नर युग्म कोभिद से नर युग्मक बनेगा। ठीक है, फीमेल गैमेट्स बनता है, और मादा युग्मोकोद्भिद से में क्या होता है, अंड कोशिका या फिर एग सेल्स बनता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा ये हमको गलत लग रहा है, यहाँ पे फीमेल नहीं मेल होगा। ठीक है, जो नर वाले से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट्स बनेगा, और वहीं आपका मादा वाले से क्या बनेगा, एग सेल्स बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नर युग्मक एवं अंड कोशिका में संयुग्म से युग्मन जनक जायोगोट बनता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो नर वाला रहेगा और जो फीमेल वाला, मतलब कि मादा वाला रहेगा, अंड कोशिका, अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये हमारा नर वाला है और ये मादा वाला है। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो इन दोनों का जब फ्यूजन होगा, ठीक है, आपस में जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, लास्ट इज निषेचन पश्चात युग्मन युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। अब इसके बाद जब जाइगोट बन जाएगा तो जो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीज कहते हैं या फिर सीड कहते हैं। बीज में अंकुरन से नए पौधे का निर्माण होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग खेत में देखते हैं तो हम लोग किसी भी चीज़ का बीज डाल देते हैं। अब जैसे आम का पेड़ अगर लगाना है तो आम की गुठली को अगर डाल देंगे तो क्या होता है, उसमें से धीरे से छोटा सा, पहले एक गुठली को डाल दिया, उसमें से एक छोटा सा पौधा ऐसे वाइट कलर का निकलेगा और फिर वो पौधा बनता जाएगा। या फिर एग्जाम्पल के लिए आप लोग सब
ये देखे होंगे, चना देखे होंगे या फिर मूंग देखे होंगे। उसमें क्या होता है, चना को हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, उसमें एक छोटा सा वाइट सा निकल जाता है। वो अंकुरित होगा, उसको मिट्टी में डाल देंगे तो क्या होगा, नया पौधा का निर्माण हो जाएगा। उसी तरीके से जो बीज बन रहा है, अब जब बीज का अंकुरन होगा तो फिर नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है सबको इतना? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा था, जो भी मैंने आपको बताया, तो ये सभी घटनाएं जो थी वो क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण हो रही थी। ठीक है, 3 स्टेप में अलग अलग टाइप से पूरी की जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या हो जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, उसके बाद निषेचन आ जाएगा, तो दैट इज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद है निषेचन पश्चात घटना, तो इसमें आ जाएगा हमारा क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या था, जब हमारा मेल और फीमेल वाला जो है गैमीट, ठीक है, वो आपस में जुड़ गया। ठीक है, जो हमारा एग सेल बना था और जो हमारा पॉलन ग्रेन्स था। अब उसके पहले कुछ ना कुछ कार्य होगा जिसकी वजह से दोनों आपस में साथ में आएगा। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फिर आगे चल के कैसे वो बीज से कैसे वो पौधा बनेगा। ठीक है, वो सारा चीज़ आएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है। तो ये सारा इवेंट हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में। तो हम लोग पहले जो हमारा आवश्यक जो था, ठीक है, तो वो दोनों तो सहायक चक्र था। ठीक है, हमारा कौन सा, सेपल्स और पेटल्स। जो आवश्यक था वो पुमंग और जायांग, जो कि एंड्रोशियम और गायनोशियम है, उसके बारे में हम लोग पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंड्रोशियम को देखते हैं। पुमंग या फिर एंड्रोशियम जो रहता है, पुमंग पुष्प का नर जननांग है। ठीक है, पुमंग जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। ठीक है, जो पुमंग का जो हमारा इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर या फिर स्टेमन या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। ठीक है, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पुष्पों का जो पराग कोश होता है वो दो पालियों वाला होता है। ठीक है, दो, उसमें क्या रहता है, हम अभी जो डायग्राम बनाए थे वो ऐसा बनाए थे। ठीक है, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है, 2 पाली प्रेजेंट है। ठीक है, अतः आवृत बीजी पराग कोश द्विलिपिक संरचना है। इसीलिए क्या होता है, जो एंथर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिपिक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रत्येक पराग कोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, जो पराग कोश पाली जो 2 ठो लोब है हमारा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, 2 चेम्बर्स प्रेजेंट रहता है, प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागपुट या फिर लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परागपुट या मतलब कि एंथर, या फिर इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, लघु बीजाणुधानी। अब ये जो लघु बीजाणुधानी होते हैं इसके अंदर क्या होता है, पराग कणों या फिर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। परागकण या फिर पॉलन ग्रेन्स का या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण इसी के अंदर होता है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में जो हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पे ये 2 लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट है, बाई लोब इसको कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नीचे डिटेल डायग्राम देखते हैं। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पराग कोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक। अब एक पराग कोश जो रहता है वो द्विलिपिक है, बाइलोब्ड है। ठीक है, प्रत्येक में 2 कोष्ठ है, 2 चेम्बर्स प्रेजेंट है। पूर्ण पराग कोश एक चतुष्कोषीय संरचना होती है। लेकिन जो पूरा एंथर होता है ना, मतलब पहले तो अभी हम लोग क्या बोले कि 2 लोब उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर 2 ठो चेम्बर्स प्रेजेंट है, ये कह दिए। लेकिन जब हम लोग पूरे को हम लोग देखेंगे, पूर्ण पराग कोश को देखेंगे, तो वो चतुर्कोषीय संरचना होती है। ठीक है, 4 उसमें क्वाड्रेंगल प्रेजेंट रहेगा। इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी होती है। चारों कोनों पे क्या प्रेजेंट रहता है, लघु बीजाणुधानी प्रेजेंट रहता है। अब इसमें ही क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। तो अब हम लोग लघु बीजाणुधानी का संरचना देख लेते हैं। ठीक है, ये जो रहता है ये किस चीज़ से बना होता है, 4 परत से मिलके बना होता है। कैसे बना होता है, 4 परत से मिलके बना होता है। सबसे पहले जो बाहर में इसका आता है वो होता है बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मिस।
देखिए ये जो एपी होता है, ये वर्ड कहीं पे भी बायोलॉजी में आप लोग सुनेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है। तो बाह्य त्वचा जो होता है ये एपिडर्मिस से बना होता है। अब ये क्या रहता है, यह सबसे बाहरी एक पर्तीय चपटी सतह होती है, ठीक है। सिंगल मतलब कि एक ही लेयर का रहता है और ये फ्लैट चपटी फ्लैट सतह रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एंडोथेसियम, एंडोथेसियम या फिर अंतस्थीसियम, ठीक है। अंतस्थीसियम कहेंगे इसको, एंडोथेसियम क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, एंडोथेसियम। ये क्या होता है, ये होता है हमारा दूसरी एक परत होती है। ये पराग कोश में स्फुटन में सहायक होती है। क्या करता है ये, स्फुटन में सहायक करता है, ठीक है, डायहेसेंस में सहायक करेगा। उसके बाद जो तीसरा लेयर आएगा उसमें क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मध्य परत, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य परत को क्या कहेंगे हम लोग, मिडिल लेयर, ठीक है, मध्य परत। अब ये जो रहता है ये परत 3 से 5 स्तरीय होती है, 3 से 5 लेयर। पहला वाला क्या था, एक ही लेयर था, ठीक है, ये हमारा सेकेंड लेयर होगा। अब ये 3 से 5 मतलब कि लेयर 3-4 लेयर्स रहेगा। और लास्ट होता है टेपेटम, ठीक है। टेपेटम ये क्या रहता है, ये पिरामिड के जैसा रहता है, ये पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत होती है, मतलब कि पिरामिड के जैसा एक शेप्ड का लेयर होता है। ये चारों जो है मिलके बना रहा है क्या, लघु बीजाणुदानी, ठीक है। ये चारों लेयर मिलके क्या बना रहा है हमारा, लघु बीजाणुदानी। लघु बीजाणुदानी क्या था, जहाँ पे हमारा परागकण का संरचना हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए पहले हम लोग क्या कह रहे थे कि 2 लोब्स इसमें प्रेजेंट है। अब जब हम लोग इसको और डिफाइनली देखें तो हम लोग को क्या दिखा कि इसमें 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो है ये हमारा 4 दिख रहा है, सबको क्लियर है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, परागकण बन रहा है। अब ये जो है और डिटेल हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो देखेंगे कि ये सारा जो हमारा जो स्ट्रक्चर्स था, ये जो चारों लेयर्स है ये भी दिखेगा हमें, ठीक है। देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ देखिए ये दिख रहा है, सबको क्लियर है, सबको 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो चारों अभी पढ़ें किस किस से बना हुआ है, देखिए सबसे अंदर वाला क्या है, टेपेटम है ना सबसे अंदर। ये देखिए मध्य परत 3rd वाला लेयर है। उसके बाद ये हमारा पहला वाला लेयर है अंतस्वत्वना, ठीक है। नेक्स्ट लेयर है अंतस्थीसियम, ठीक है, क्या था, एंडोथेसियम, ये हमारा एपिडर्मिस था। अब ये देखिए यहाँ से ये जो पार्ट है इसी को और एनलार्ज किया है तो ये हमें पूरा दिख रहा है अच्छे से। तो ये हमारा सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस है, अंतस्त्वचा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो था एंडोथेसियम, एंडोथेसियम यहाँ पे दिख रहा है, अंतस्थीसियम, ठीक है, सेकेंड वाला लेयर, ये बाहर वाला हो गया। उसके बाद ये सेकेंड वाला हो गया। अब ये जो 3rd वाला है मध्य परत, 3rd वाला मध्य परत दिख रहा है। और जो लास्ट वाला है ये वाला टेपेटम, टेपेटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो चारों लेयर मिल के क्या बना रहा है हमारा, क्या बना रहा है, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। अब इसको और एनलार्ज व्यू में देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सारा पॉलन ग्रेन्स बनेगा इसी के अंदर, क्लियर। तो ये हो गया हमारा लेयर्स के बारे में। अब हम लोग टेपेटम का थोड़ा सा काम देख लेते हैं कि टेपेटम बेसिकली करता क्या है, क्योंकि बेसिकली कहाँ पे बन तो वहीं पे रहा है ना। तो टेपेटम का कार्य क्या है, तो टेपेटम जो है ये एक विकसित हो रहे लघु बीजाणुधानी को पोषण प्रदान करता है। जो भी यहाँ पे विकसित हो रहा है उसको क्या कर रहा है, पोषण दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। यह पराग किट का निर्माण भी करता है, ठीक है, पराग किट का निर्माण करेगा। टिपिटिक जो रहता है एक स्पोरोपोलिनिन नामक प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्वागत करता है जो परागकण के वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रहता है। देखिए अब जो भी पॉलन ग्रेन्स बन रहा है, परागकण बन रहा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब वो एकदम कमज़ोर ही रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाके और फिर खराबी हो गया तो क्या फ़ायदा। इसीलिए वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी ये सब से उसको बचाना है ताकि वो सालों साल तक रह सके और फिर मतलब कभी भी फर्टिलाइजेशन कराना ना। अब ऐसा तो नहीं ना है कि आज एक कीड़ा कोई भी है यहाँ पे बैठा है, किसी एक फ्लावर पे एक कीड़ा बैठा, उसके अंदर वो जो पॉलन ग्रेन्स था, परागकण था, वो उसके पैर में मान लीजिए चिपक गया। अब ऐसा तो नहीं कि वो सीधा जाके फीमेल वाले फूल पे ही बैठेगा, वो कीड़ा कहीं और भी जा सकता है, फिर वो कहीं और भी जा सकता है, कहीं पे भी बैठ सकता है। फिर बहुत टाइम के बाद वो जो है मान लीजिए किसी एक चेयर पे रखा रह गया पॉलन ग्रेन, बहुत साल तक वहीं पे रह गया, तो फिर कभी कीड़ा दूसरा बैठा, फिर वहाँ से वो उठ के चला गया दूसरे फ्लावर पे,
तो इसीलिए उसको क्या करना है, हमें मजबूत बनाना है ताकि वो सब चीज़ से बच के रहे। तो ये जो है टेपिटम जो रहता है उसमें एक स्पोरोपोलिन नाम का प्रोटीन रहता है जिसकी वजह जो कि इन सब से उसको बचा के रखता है। ठीक है, यह कैलेस एंजाइम्स का स्रावन करके लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक कराता है। ठीक है, वो स्फुटन में भी सहायक कराएगा। तो इसके साथ हमारा एंडोशियम कंप्लीट होता है। आई होप कि इतना सबको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो, किसी को भी कुछ भी डाउट हो कहीं पे, प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, लघु बीजाणु जनन। अब क्या होता है, जब जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, मतलब कि लघु बीजाणु धानी जो रहता है, वो जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो क्या होता है, जो बीजाणु जनन तक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, वो वहाँ पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, संख्या में वृद्धि होगा, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल्स बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। ठीक है, मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगर आप लोग को मिक्स में पढ़ना है हिंदी इंग्लिश, तो आप लोग कमेंट डाउन कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे सबका इंग्लिश टर्म्स राइट डाउन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है, अब ये क्या करता है, मियोसिस होगा इसके अंदर। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, और ये क्या करेगी, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेगा, मतलब कि 4 लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जो चारों लघु बीजाणु रहते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। क्या होगा, आपस में जुड़ा रहेगा, और फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है 4। ठीक है, अब यही जो चतुष्क अब जब ये मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, जो टेट्राड्स जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, और ये क्या करेगा, 4 पराग कणों का निर्माण करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 4 पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। सबको क्लियर है इतना, क्या क्या हो रहा था यहाँ पे। सबसे पहले क्या हुआ कि माइटोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, और फिर उससे क्या बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बना, लघु बीजाणु मातृ कोशिका बना। अब जब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका था, अब इसके अंदर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या हुआ, हमारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। ठीक है, विभाजन हुआ, 4 माइक्रोस्पोर्स बना। अब जब ये 4 लघु बीजाणु बना तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ था, तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, लघु बीजाणु चतुष्क कह रहे थे। क्या कह रहे थे, लघु बीजाणु चतुष्क। अब ये जब ये मैच्योर हो जाएगा लघु बीजाणु चतुष्क, तो ये हमें क्या देगा, हमें 4 अलग अलग पॉलन ग्रेन्स बना के देगा। ठीक है, परागकण बन गया। ये हमारा सब कहाँ पे हो रहा है, सारा कार्य एंड्रोशियम के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पराग कोश का स्फुटन। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि पराग कोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 स्तर थे, बाह्य स्तर थे, अंतर स्तर था, मध्य स्तर था और टेपिटम था। ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर और टेपिटम प्रेजेंट था। ठीक है, पराग कोश में पारीकन होने पर मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। अब जब ये जो पराग कोश रहता है, जब ये मैच्योर होगा तो क्या होता है, जो टेपिटम और मध्य स्तर रहता है, ये दोनों क्या होता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म, उसका काम खत्म। ठीक है, अब जो स्टोमियम वाले स्थान पर अतः स्तर पतली होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो एंडोथेलियम रहता है, जो सेकेंड वाला जो हमारा लेयर था, उसके स्थान पर जो था वो पतला लेयर था, तो स्टोमियम जो स्थान पर उपस्थित अतः अंत स्तर की कोशिका जल हानि करके सिकुड़ जाती है। अब क्या होता है, वहाँ पे
श्रिंक हो जाएगा, वाटर का लॉस होगा, जल का हानि होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, पानी की कमी होगी, सिकुड़ गया, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ जाए। अब अंदर वाला कोई भी लेयर, अगर जैसे कि ये 2 लेयर है, ठीक है, अब ये वाला जो है ये छोटा होने लगेगा, सिकुड़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर वाला जो लेयर है उसके ऊपर क्या होगा, तनाव पैदा होगा और परागकोश स्टोनियम स्थान से फट जाती है। अब क्या होगा, परागकोश जो रहेगा वो फट जाएगा, जिससे परागकोश में परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। अब वो फट गया तो फिर वो बाहर आ गया, अब जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो है वो क्या हो गया, एकदम इंडिपेंडेंट हो गया और फिर वो फ्री हो गया, एंथर से निकल गया, टाटा बाय बाय, चला गया। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? चलिए, तो परागकोश की संरचना मतलब कि अब परागकोश कैसा है, वो कैसा दिखता है, ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो परागकण जो रहता है वो हमारा नर युग्म कोभिद की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ व्हाट, मेल गैमेटोफाइट। अब परागकण एक अगुणित कोशिका होती है, क्या होता है, एक हैप्लॉइड रहता है, अगुणित मतलब होता है हैप्लॉइड, सिर्फ एक ही है, ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब एक होता है, वहीं डिप्लॉइड होगा तो 2 रहेगा। इसमें 2 भित्तियाँ पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। पहला होता है बाहरी भित्ति, ठीक है, दूसरा होता है आंतरिक भित्ति। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा बाहर वाला, ये वाला जो है, और ये जो अंदर वाला है ये हो जाएगा आंतरिक भित्ति, ठीक है। इसको बाह्य चोल या फिर अंतःचोल कहते हैं। नेक्स्ट, बाह्य चोल जो रहता है एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है। मैंने अभी बताया था कि उसमें क्या प्रेजेंट था, स्पोरोपोलिन। बाहर वाला क्या है, उसको बहुत मजबूत होना है ना, क्योंकि उसको वर्षा, बरसात, आंधी पानी सबसे बचना है, उसको जिंदा रहना है हम, और उसके बाद उसको फीमेल वाले फ्लावर के पास जाना है ना, तो जिंदा जाना है कि मर के जाना है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो आउटर वाला, जो बाहर वाला जो भित्ति रहता है वो किस चीज़ का बना रहता है, स्पोरोपोलिन एक प्रोटीन होता है जिससे बना होता है, जिसकी वजह से ये ताप, अब्रसार आदि के प्रभाव से क्या करता है, इसको बचाता है। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है, ठीक है। क्या इसकी वजह से क्या होता है, इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जैविक अपघटन जो होता है डिकम्पोजिशन नहीं होता है, किसका, पोलन ग्रेन्स का। नेक्स्ट जो चोल है हमारा अंतःचोल या फिर आंतरिक भित्ति जो होता है, ये क्या होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, ठीक है, पेक्टोसेलुलोज का बना रहता है, और ये परागनलिक का निर्माण होता है। मतलब आगे चल के क्या करता है, इसमें एक जनरेटिव न्यूक्लियस ये बनेगा, ठीक है, वो बनाता है, परागनली बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, परागकणों का परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्र में विभाजन हो जाता है, ठीक है, और 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसको पहले वाले को कहते हैं हम लोग वर्धी केंद्रक और दूसरे वाले को कहते हैं जनक केंद्रक, ठीक है। एक को हम लोग क्या कहेंगे, जनक मतलब कि जेनरेटिव, और वर्धी जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वेजिटेटिव। लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो कोशिका द्रव रहेगा साइटोप्लाज्म है जो वो हमारा डिवाइड कर जाएगा, और फिर ये अलग अलग हो जाएगा, वेजिटेटिव और जेनरेटिव जो है, वर्धी और जनक जो है वो हमारा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। बाह्य चोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिनसे पराग नलिका निकलती है, ठीक है। जो बाह्य चोल रहता है उसमें जगह जगह पे क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिनसे क्या होता है, जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन। और इसी से क्या होता है, हमारा क्या बनता है, पराग नलिका बनती है। अभी हम लोग जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स जो आता है फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पोलन ग्रेन आया, तो कैसे वो एक पराग नलिका बना के नीचे की तरफ पहुँचेगा, ठीक है, वो हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट, द्विकोशिकी अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं, ठीक है। जो द्विकोशिका अवस्था होता है, बायोसेलुलर स्टेज रहता है, उसमें जो पराग कण रहता है वो परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वतिक्राग्र में पहुंचते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे पहुंचेगा, मादा पुष्प के वतिक्राग्र मतलब कि स्टिग्मा के पास पहुंचेगा। वतिक्राग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरन होता है। अब जब वो पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पे क्या होगा,
अंकुरन होता है तथा परागकण में जनन छेद, अब उसमें जो छोटा छोटा छेद था, अब इसके माध्यम से क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। चलिए अभी जो मैंने बताया बिल्कुल वही चीज़ लिखा हुआ है, ऐसे डायग्राम बना हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारा, गायनोशियम फीमेल वाला है। अभी देखिए वतिकाग्र है, यहाँ पे वतिकाग्र है। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा क्या पहुँचा, परागकण पहुँचा। अब जब ये परागकण यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, क्या लिखा है, वति पहुँच कर परागकण का अंकुरन होगा। अब इसका अंकुरन होगा और इसमें जो छोटा छोटा छिद्र था, पोर्स प्रेजेंट था, ठीक है, इसमें जो छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट था, अब यहाँ से क्या बनेगा, पराग नलिका, पराग नलिका बन गया। पराग नलिका का निर्माण होता है। यह पराग नलिका बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। अब ये क्या होता है, ये पराग नलिका ऐसे करके नीचे तक आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसमें क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे बीजांड है हमारा, ठीक है, बीजांड है, तो इसमें पराग नलिका आके नीचे की तरफ से अंदर जाएगा, इसमें नीचे की तरफ से, ठीक है, ऊपर से नहीं, हमेशा नीचे की तरफ से। जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचता है, ठीक है। अब इसमें जो एक जो हमारा देखिए यहाँ पे कायिक कोशिका था और एक जनिक कोशिका था, तो जो कायिक कोशिका था ये तो बना दिया पराग नलिका। अब ये जो जनन कोशिका है, ये वाला जो जनन कोशिका है, ये भी उसके साथ साथ आएगा, साथ साथ इसमें आएगा, नीचे आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और फिर ये अंदर पहुंच गया, कहाँ पे, बीजांड के अंदर पहुंच गया। जनन कोशिका पराग नलिका रास्ते में ही समसूत्री द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जनन कोशिका था, ठीक है, अब यहाँ पे ये एक से क्या हो जाता है, दो बन जाता है, ठीक है। तो दो जब भी बीजांड के अंदर आएगा जो, तो दो आएगा, ठीक है, क्या होगा, दो नर युग्मक अंदर आएगा। इतना क्लियर है, आई होप सबको क्लियर हो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हमने पढ़ा, किस तरीके से हो रहा है, सब क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब है हमारा इतना हो गया कि कैसे कैसे पॉलन ग्रेन्स बन रहा है, क्या किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे एक सेल था देखिए, फिर ये पहले टूटा, साइटोप्लाज्म में अलग अलग हुआ, अब फिर कायिक कोशिका बना और प्रजनी। अब ये जो कायिक कोशिका था, ये इसका कोई काम नहीं था, इसका काम बस ट्यूब बनाना था, ये था क्या, पराग नलिका बनाना था। जब पराग नलिका बन गया तो अब ये जो जनन कोशिका था, ये टूट के क्या हो जाएगा, दो बन जाएगा, फिर जब बीजांड में जो अंदर जाएगा वो दो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा गायनोशियम पढ़ लेते हैं। गायनोशियम जो होता है दैट इज़ व्हाट, जायांग, ठीक है। तो जायांग गायनोशियम जो होता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, गायनोशियम, ठीक है। जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है, पुष्प का मादा भाग होता है, जिसकी इकाई को स्त्री केसर या फिर अंडप कहते हैं। इसको क्या कह रहे हैं, स्त्री केसर। ये जो हमारा हमने जो अभी डायग्राम बनाया था, ये वाला ऐसे करके, इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर या फिर अंडप कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती है। 3 संरचना क्या क्या, वतिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वतिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, क्या था ये हमारा, वतिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है, और वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली जो नाली होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नली होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्लियर है, वर्तिकाग्र ये अंडाशय, ये टॉप पे है, ये बेस पे है, और ये जो जोड़ रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वर्तिका। अब हम लोग देख लेते हैं बीजांड की संरचना। अब इसका संरचना किस तरीके से हो रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो प्रत्येक बीजांड जो रहती है वो, प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। जो बीजांड होता है, ओव्यूल जो रहता है, वो कैसे अटैच होता है अंडाशय से, एक पतली सी संरचना से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल, ठीक है। बीजांड वृत्त जिसको कहते हैं फ्यूनिकल से क्या होता है, जुड़ा होता है। बीजांड जो रहता है एक या दो आवरण द्वारा घिरा रहता है। क्या होता है, एक या फिर दो कवर उसके ऊपर आवरण प्रेजेंट रहते हैं, आवरण, ठीक है, को बाह्य आवरण तथा आंतरिक आवरण को हम लोग अंत अध्यावरण कहते हैं, ठीक है। बाहर वाले को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, और अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल इंटेग्यूमेंट्स।
मेरे राइटिंग पे ना जाए, भावनाओं को समझे, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आद्यावरण बीजांड के एक साथ पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वारा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब जो इंटेगुमेंट्स रहता है ये कहाँ पे, ओव्यूल के पास पूरा होगा, और उसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं या फिर बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि चना सब लोग देखे होंगे, ठीक है। तो चना को अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, बहुत ध्यान से बारीकी से देखिएगा उसको, तो कहीं जो चना हमारा जो रहता है, इस टाइप का अगर चना है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे एक छोटा सा डॉट रहता है जहाँ से ना पानी उसके अंदर जाता है, ठीक है। वो जो ओपनिंग एक छोटा सा, बहुत छोटा सा छेद रहता है, बहुत ही छोटा सा, एकदम ध्यान से देखिएगा आप सब लोग अपने घर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। वही क्या होता है, बीजांड द्वार। वही द्वार है मतलब ओपनिंग है, कुछ खुला हुआ चीज़ है जहाँ से क्या होगा, किसी चीज़ का अंदर आना और किसी चीज़ का बाहर जाना होगा, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार, ठीक है। उसके बाद है बीजांड का वह भाग जहाँ से आद्यावरण निकलता है, उसको हम निभाग चलाजल कहा जाता है, ठीक है। चलाजल कहलाता है, जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। अब जो बीजांड है, ठीक है, जहाँ से आद्यावरण निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चलाजल एंड कहते हैं, जो कि क्या होता है, बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बीजांड द्वार है, ठीक है, बीजांड द्वार है। अब इसके ठीक ऑपोजिट वाले में क्या प्रेजेंट रहेगा, चलाजल रहेगा, ठीक है। बीजांड के अंदर मुद्रित कोशिकाओं तक का समूह होता है जिसे बिंडाशय कहते हैं। बीजांड से मतलब कि न्यूसेलस कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूसेलस, ठीक है। बीजांडशय के मध्य में एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। अब ये जो सैक के जैसा जो स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, बीजांडशय जो रहता है उसके अंदर एक थैली के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश इज व्हाट, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। भ्रूण कोश में 3 कोशिका निभाग की तरफ होती हैं जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें 3 सेल्स रहते हैं जो कि तुम्हारा किसकी तरफ प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, ठीक है। भ्रूण कोश के मध्य में 2 कोशिका पाई जाती है जिसे हम लोग द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। 3 कोशिकाएं प्राय बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिनमें से मध्य कोशिका को अंड कोशिका तथा अगल बगल वाले कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग डायग्राम से समझते हैं जो कुछ भी लिखा हुआ है। चलिए, वहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब इस डायग्राम में दिखेगा आपको सब। तो हम लोग देख लेते हैं डायग्राम हमारा। इंटेगुमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट था। तो ये देखिए यहाँ पे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट था हमारा। ये है हमारा बाह्य आवरण, आउटर इंटेगुमेंट, और ये है हमारा अंत आवरण, इनर इंटेगुमेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए बीच में जो प्रेजेंट है ये हमारा क्या था, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या था, एम्ब्रियो था। बीच में जो है इसी के अंदर, अभी इसके अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। और ये क्या है, बीजांडशय, ठीक है, ये हमारा बीजांडशय है। उसके बाद ये बीजांड द्विरी सिरा है, ठीक है, ये वाला जो है, ये जो ओपनिंग मैंने आपको बताया था माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, ये सिरा है। नीचे वाला ठीक इसके ऑपोजिट में चलाजल आ जाएगा। ये हमारा क्या था, फ्यूनिकल्स प्रेजेंट था। फ्यूनिकल्स क्या था, फ्यूनिकल्स जो है था हमारा क्या था कि जो बीजांड था वो एक पतली संरचना से किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, अंडाशय से जुड़ा हुआ था। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, फ्यूनिकल्स कह रहे थे, ठीक है। और ये जो है ये हमारा क्या है,
हाइलम्स है। इतना क्लियर है सबको ये वाला डायग्राम। अब हम लोग जो डायग्राम देखेंगे, अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। किसको देखेंगे? ये वाले पार्ट को डिटेल में देखेंगे। तो ये तो सबको पता चल रहा है, ये हमारा वर्तिकाग्र था, ये वर्तिका था और ये अंडाशय था, ठीक है, जो कि पुष्पासन से जुड़ा हुआ है, थैलेमस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी में इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, किसी में इस टाइप का हो सकता है। अब ये जो था उसका एनलार्ज व्यू था। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे अब फर्टिलाइजेशन होगा। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं ये बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? ओव्यूल। क्या बन रहा है? बीजांड, ओव्यूल बन रहा है और मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। तो बीजांड तथा भ्रूण पोष की परिवर्धन की क्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल और एंडोस्पर्म जो हमारा बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस या फिर गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड कार्य में उपस्थित मृदितक कोशिकाओं में एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा होता जाता है। इसे प्रपशु कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक जो कोई भी पैरेन्काइमा सेल रहता है, ठीक है, जो प्रेजेंट रहता है, तो इसमें एक अर्धस्तरीय कोशिका जो रहती है वो आकार में बढ़ जाती है, ठीक है। अब जब ये आकार में बढ़ जाएगी, साइटोप्लाज्म बढ़ गया, तो इसका कोशिका द्रव्य जो रहता है, साइटोप्लाज्म जो रहेगा वो गाढ़ा हो जाएगा और इसका जो न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, केंद्रक जो रहता है वो बड़ा होता जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिका या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब ये जो प्रपशु कोशिका होती है ये क्या होता है? इसका समसूत्री विभाजन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका समसूत्री विभाजन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बाहर की तरफ एक प्राथमिक विभित्तीय कोशिका का निर्माण हो जाएगा। बाहर क्या होगा? एक प्राथमिक विभित्तीय कोशिका बन जाएगी और वहीं भीतर की तरफ क्या हो जाएगा? बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। भीतर की तरफ, तो बाहर की तरफ क्या हो गया? एक प्राइमरी सेल वॉल बन गया, ठीक है, और अंदर की तरफ स्पोरोजेनिक सेल बन गया, ठीक है। क्या बन गया? बीजाणु जनन कोशिका बन गया और बाहर की तरफ द्वितीय कोशिका बन गया। अब जो बीजाणु जनन कोशिका बना उसमें कोई विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा? कोई विभाजन की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही मदर मतलब मेगास्पोर मदर सेल मतलब कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह काम करना शुरू कर देगा। अब जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस अकर होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब इससे हम लोग पोलन ग्रेन में क्या हो रहा था कि उसमें भी 4 मिल रहा था, तो 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें भी 4 हैप्लॉइड अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, लेकिन इसमें से जो 3 रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। हमारा मेल वाले में जो 4 बना था तो उससे हमको फिर 4 पोलन ग्रेन्स मिला था, ठीक है, 4 परागकण मिला था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उसमें से 3 जो है वो हमारा नष्ट हो जाएगा, 1 तो बच जाएगा। अब एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, एक जो रहेगा वही क्रियाशील रहेगा, और क्रियाशील बीजाणु की भ्रूण कोश या मादा युग्म के कोदभिद में परिवर्तन होता है। अब यही क्या हो जाएगा? जो एक जो बचा हुआ है वही काम कर रहा है, वही अब यही क्या करेगा? एम्ब्रियो सैक जो रहेगा वो फीमेल गैमेट्स बनाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक बनाएगा या फिर फीमेल गैमेट्स बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे बीजांडकाय है और यहाँ पे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ठीक है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मदर मेगास्पोर बन गया, ये देखिए बीजांडकाय। अब यहाँ पे 4 बना, देखिए 1 था, यहाँ पे 2 में डिवाइड किया, लेकिन उसके बाद 1 2 3 4 दिख रहा है सबको, 1 2 3 4। अब ये जो 4 है इसमें से 3 तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काम करना नहीं करेगा। अब 1 जो है वही एक काम करेगा, फंक्शनल रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि अब उससे क्या एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है। तो भ्रूण कोश या मादा युग्म बौद्धिक का विकास, अब कैसे एम्ब्रियो या फिर फीमेल जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्म कोभिद की प्राथमिक कोशिका है। यह गुरु बीजाणु वृद्धि एक बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे जो हमारा जो 3 तो काम नहीं कर रहा है, एक ही हमारा काम करता जो क्रियाशील था, ठीक है। गुरु बीजाणु मादा युग्म कोभिड जो मदर मेगास्पोर था, ठीक है। अब ये क्या करता है, यह गुरु बीजाणु वृद्धि एक बीजांड का अधिकांश भाग, जो बीजांड है उसका सबसे ज़्यादा भाग घेर लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस जो है समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। अब जो न्यूक्लियस था वो 2 में विभाजित हो जाएगा और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो रहा है, जब ये विभाजित हो जाएंगे फिर वो क्या होगा, दोनों ध्रुवों की तरफ एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। पोल्स की तरफ चला गया, देखिए इधर पोल्स की तरफ चला गया। पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होगा। अब फिर से इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और 2 से 4 केंद्रक बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 था, अब 2 से 1 2 3 4 केंद्रक बन गया। पुनः चारों केंद्रकों में समसूत्री, अब इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा और 8 केंद्रक बन जाएगा, ठीक है। 4 देखिए एक था पहले, अब 1 से क्या हुआ 2 बना, 2 से फिर 4 बना, अब इस 4 से 8 बना, 1 2 3 4, ठीक है, 8 बन गया। ये क्लियर है। इनमें से 4 केंद्रक निभाग तथा 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर स्थित हो जाते हैं, ठीक है। अब जो 4 होगा ये आपका इस साइड जाएगा और 4 इस साइड जाएगा, ठीक है। 3 केंद्रक जो विभाजन की ओर स्थित होते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन करके प्रतिमुख कोशिका कहलाते हैं। जो 3 केंद्रक जो निभाग की ओर स्थित होते हैं, ठीक है, वो कोशिका द्रव्य का विभाजन करके प्रतिमुख कोशिका कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन करके मध्य की कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है, ठीक है, मादा युग्मक या फिर अंड कोशिका कहलाती है, तथा अगल बगल की कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है। अब देखिए एक जो बीच में जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, मादा युग्मक कहलाती है। इसके बगल में जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक कहलाता है, ठीक है। अब जब ध्रुवीय केंद्रक जो रहेगा ये वाला जो है ध्रुवीय केंद्रक, इन दोनों को साथ में हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, ठीक है। ये केंद्रक कोशिका है। परिपक्व भ्रूण को शात कोशिका व 8 केंद्रक कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। मतलब कि इसमें क्या है कि भ्रूण कोश 7 कोशिका है, ठीक है, 7 सेल है और 8 केंद्रकीय है। 8 क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ से 8 न्यूक्लियस बना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियस बना, यहाँ पे देखिए ये सब दिख रहा है, ये एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है और 1 2 3 ही सेल्स भी है। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है यहाँ पे और 3 सेल्स है, ठीक है। 3 कोशिका है और 3 क्या है, हमारा केंद्रक। यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे तो एक जो था वो हमारा मादा वाला था, 2 ठो सहायक है, सहायक वाला है, तो ये मादा वाला 1 हो गया। यहाँ पे 1 सेल है प्लस 1 न्यूक्लियस है। ये सहायक वाला है तो सहायक वाला में भी 2 सेल है और 2 न्यूक्लियस है, दिख रहा है ना, ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये सेल है ये उसका न्यूक्लियस है, ये सेल है ये उसका न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है ये उसका न्यूक्लियस है, सब हो गया। लेकिन अब यहाँ जो बीच में आपको दिख रहा है ये वाला केंद्रक कोशिका, ये क्या है, इसको हम लोग साथ में काउंट करते हैं। ये पूरा एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, 1 कोशिका है, 1 सेल है और 2 केंद्रक है, 2 न्यूक्लियस है। तो इसीलिए हम लोग अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, कितना आता है, 8 सेल आता है। लेकिन न्यूक्लियस ये तो पूरा एक सेल कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस, सॉरी कितना आएगा, 7 सेल आएगा और 8 न्यूक्लियस आएगा, ठीक है। तो आई होप कि इसके साथ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चैप्टर कंप्लीट की तरफ, मतलब कि इसका हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इतना आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, फ्लावर क्या होता है, उसके अंदर उसका कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन से चक्र हैं उसके अंदर। हमने मेल वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम
और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट काइनोशियम के बारे में भी देख लिया क्लियरली, कैसे कैसे हमारा पॉलन ग्रेन बन रहा है, परागकण बन रहा है, कैसे कैसे हमारा फीमेल वाले में हमारा भ्रूण कोश या फिर मादा युग्म कोभिद का विकास हो रहा है, ये सब हमने देख लिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।